So, like, after what age parents should start worrying that their kids is dealing with this particular problem? 5 to 6 years। मेडिकल साइंस बहुत क्लियर है। कोई भी बच्चा 5 या 1 साल की ग्रेस और छठा बर्थडे क्रॉस कर ले, और अगर उसकी 6th बर्थडे के बाद भी बेड वेटिंग हो रही है तो वो एड्रेस होना चाहिए। किडनी एक सिंपल ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, बॉडी से टॉक्सिन्स या वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंक देना, अच्छी चीजों को शरीर में करना। 2 किडनी ही क्यों है? मतलब एक किडनी भी तो काम वही कर रही है ना। हमारी बॉडी जो है, कितने परसेंटेज बच्चे जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है? 10 से 15% मरीजों बच्चों को किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी साइज मैटर करती है उस समय ट्रांसप्लांट के टाइम पे। एक्चुअली में एडल्ट किडनी बच्चों को दी जा सकती है। 4.5-5 साल पहले एक बच्ची थी जो 3.5 साल की थी, उसके फादर की किडनी हमने ट्रांसप्लांट करी। कितना परसेंटेज चांसेस है that the patient will die because उसको डोनर नहीं मिला उसकी? 30 to 40% of human beings who are on dialysis and who do not get a transplant within 5 years of starting dialysis, they have a chance to die. वो एक नेक इंसान था जो चाहता था कि मेरे जाने के बाद मेरे अंगों को किसी को दिया जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स या रिलेटिव से मना करते थे। ये बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है, ये होता है। ऑर्गन डोनेट करना है, बट कहाँ डोनेट करें? What are the daily habits that we should consider and not consider so that kidney की problems ना हो? As a parent, how can I detect the early signs that the kid is having kidney problem? हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है डॉक्टर सौमिल गौर, बैंगलोर के एक लीडिंग पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। ये एपिसोड स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 18 या 18 साल से कम उम्र के। हमने आज किडनी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस किया, जैसे ऑप्टिमल वाटर इनटेक, बच्चों में कॉमन किडनी प्रॉब्लम, बेड वेटिंग, किडनी स्टोन, और हमने किडनी ट्रांसप्लांट पर भी डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कुछ कॉमन मिथ और मेडिसिन के साइड इफेक्ट और उन पे क्लैरिटी मिली। तो अगर आप अपनी या अपनों के हेल्थ के लिए सीरियस है तो इस एपिसोड को पूरा जरूर सुनें। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। ऐसे ही एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आपकी दुआ है, सब ठीक ठाक है और उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। हाउ वाज योर डे? हाँ, आज तो काफी बिजी था और कुछ हॉस्पिटल जाना पड़ा और सुबह पेशेंट्स के राउंड लिए और फिर लंच हुआ और अब आपके साथ है। Okay, so doctors have to work on Sundays as well. Doesn't matter कि छुट्टी है या नहीं है, doctors are working all the time. बिल्कुल नहीं, रक्षक और चिकित्सक, जैसा मैं सोचता हूँ हमेशा, दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। रक्षक जो हमारे फौजी बंधु हैं वो वहां तैनात हैं और चिकित्सक हम लोग हैं। हम मनुष्य और जनता की सेहत के रक्षक हैं, तो हम भी तैनात हैं। तो इट्स ओके, अच्छा लगता है छुट्टी ना लेना भी, लेकिन पूरा दिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम रहेंगे। शाम को एक अच्छा प्रोग्राम है, हरिहरन और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का कॉन्सर्ट है, तो शाम को 7 बजे हम और हमारी मैडम दोनों जाएंगे वो देखने के लिए और रिलैक्स करके आएंगे। Nice. तो आप जनरली कौन से दिन पे मतलब वीकेंड लेते हैं, मतलब छुट्टी लेते हैं? संडे को, सैटरडे, जनरली कौन सा होता है आपका? तो देखिए, हम इतने भाग्यवान नहीं हैं डॉक्टर लोग जो शनिवार को छुट्टी ले सकें। ये तो आप लोग भाग्यवान हैं, या जो हमारी जनता है, स्पेशली जो टेक पॉपुलेशन है या आईटी सेक्टर में है, जिन्होंने 1985-86 से चालाकी करके, हम चालाकी कहते हैं इसको, सैटरडे को अपनी छुट्टी का दिन बना लिया। अब हमारा ठहरा प्रिमिटिव प्रोफेशन पुराना जमाने का, हम लोग तो पूरे 7 दिन काम करते थे, तो शनिवार हमारे नसीब में तो नहीं आया, लेकिन बाकी जनता ने चालाकी कर ली। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमने सुना है कि 5 डेज अ वीक होता है, तो वहां पर भी सब बच गए, लेकिन हम तो 6 डेज अ वीक काम करते हैं और नारायण मूर्ति वाले हैं, 70 घंटे लगाते हैं। उनकी अलग स्टोरी है, let's not go into that. I don't think so. Hardly there might be some people in the IT sector who would agree with what he said, but still. हाँ, हमें पता है, ये क्योंकि हम तो मेडिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो
तो पूरा जो मेडिकल सेक्टर है वो नारायण मूर्ति साहब के 70 घंटे के बियॉन्ड काम कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राइट, तो हम लोग इसको इतना इमोशनली बुरा नहीं मानते, बल्कि सलाम ही करते हैं कि कोई तो हमारे तरह सोच रहा है। बाकी ठीक है, आई रेस्पेक्ट ऑल द अदर सेक्टर्स, वो उनकी अपनी भावनाएं हैं। पर ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता और अच्छा लगता है, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी की मदद ही कर रहे हैं ऐसा करके। तो जब आप 70 घंटे किसी के इलाज में अगर आप बिता रहे हैं ना, तो वो भारी नहीं लगता। तो यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू वर्किंग फॉर अदर्स, और उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ तक कि फौजी भी अपने 70 घंटे काउंट नहीं करते। तो That's इट्स true. लवली प्रोफेशन। So whenever I need to understand any medical terms or anything, I try Google search, try to read different articles, different definitions provided by different people. Not even sure like their authenticity. I'm not sure about their authenticity. So अगर मैं किसी डॉक्टर से पूछूं, तो उनके हिसाब से अगर मुझे सिंपल टर्म्स में मुझे समझना है, लाइक एज ए न्यू पर्सन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन pediatrician and nephrologist. So if you can explain that in simple terms. तो देखिए, पीडियाट्रिशियन बहुत सरल भाषा में बाल या शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस करने के बाद 3 वर्ष के लिए एमडी करते हैं इन बाल विज्ञान, यानी बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड जो साइंस है उसका गहन अध्ययन करते हैं। और इसीलिए वो एमडी इन पीडियाट्रिक्स कहे जाते हैं। और फिर जो दूसरे आपने जो पूछे वो होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, मतलब पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं और एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एडल्ट मतलब 18 साल के ऊपर, पीडियाट्रिक मतलब जन्म से लेके 18 साल की आयु। सो 0 to 18 years बाल पीडियाट्रिक, अबव 18 एडल्ट। पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बच्चों की किडनी के विशेषज्ञ होते हैं। तो आपने 3 साल तो पहले बाल रोग विशेषज्ञ की पढ़ाई करी, पीडियाट्रिक्स एमडी। फिर उसके बाद 2 से 3 साल के लिए आपने फेलोशिप का कोर्स किया, जिसमें आपने सिर्फ बच्चों की किडनी की बीमारियां और उनकी हेल्थ के रिलेटेड आपने और आगे की पढ़ाई करी। तो इस तरह से पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट बनते हैं। ऐसे ही एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी के विशेषज्ञ, यानी किडनी, ब्लैडर और साथ में आपके जो हमारे जो पाइप्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, और पूरी जो उसके रिलेटेड जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, वो नेफ्रोलॉजी के अंदर अंतर्गत आती है और वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे लेमैन की तरह हम कैसे जानेंगे, गूगल करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी सिंपल सी हम बोलते हैं, 10वीं क्लास तक, क्लास 10 तक सबने बायोलॉजी पढ़ी है, राइट? चाहे आप इंजीनियर बने, पायलट बने, आप कुछ भी बने, फौजी बने, 10 तक बायोलॉजी सबने पढ़ी है। उस 10 तक बायोलॉजी में हम सब ने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने किडनी भी पढ़ी है, और उस किडनी में हमने सबने पढ़ा है कि एक बेसिक जो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, जो प्यूरिफिकेशन करती है। जैसे ब्रेन का न्यूरॉन, किडनी का नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वर्ड से बना वर्ड नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे डॉक्टर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हमारी जो प्रोफाइल है, हम पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। ये अच्छा, ओके ओके। तो अगर हम किडनी के बारे में मतलब किडनी की तरफ आए, तो मान लीजिए मुझे नहीं पता क्या होता है किडनी, मुझे नहीं पता कि एक बॉडी में उसका क्या यूज है, तो मुझे अगर वो समझना है तो फिर मैं कैसे समझूं उस चीज को? किडनी एक सिंपल ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, बॉडी से टॉक्सिन्स या वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंक देना, अच्छी चीजों को शरीर के अंदर रखना। अच्छी चीजें क्या है? प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, और आपके हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये जितनी अच्छी चीजें हैं उन सबको, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, जो हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं बॉडी के, जितने भी एलिमेंट्स हैं अच्छी चीजें उनको रखना।
और जो कचरा है, वेस्ट है, उसको बाहर फेंक देना। ये हमारी किडनी का काम है, जिसके अंदर वेस्ट में क्या है, हमारा टॉक्सिन्स जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, हमारे जो यूरिया होता है किडनी में, क्रिएटिनिन होता है, और ऐसे बहुत सारे अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको किडनी बड़ा क्लेवरली और इंटेलिजेंटली शरीर से बाहर फेंक देती है। इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्यूटीफुल ऑर्गन. इट नोज प्रिसाइजली हाउ टू टेक द मैटर इन इट्स ओन हैंड. पर दो किडनी ही क्यों है? मतलब एक किडनी भी तो काम वही कर रही है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा आपने. इवन आई आस्क दिस क्वेश्चन माई सेल्फ एंड एज वेल एज द मदर नेचर हु हैज क्रिएटेड अस. तो थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में. एक्चुअली हम सब जब बने, द ह्यूमंस बनाए, तो ईश्वर ने बड़े सारे ऑर्गन्स बना दिए. और दो किडनी हमको बनाई, ब्रेन के दो भाग कर दिए, दो आईज बनाए, दो नॉस्ट्रल्स बना दिए, दो ईयर्स बनाए, राइट. तो काइंड ऑफ इसको हम सिमेट्री कहते हैं या बाइलैटरलिटी कहते हैं. यानी कि आपके शरीर के दो भाग हो गए, बाइलैटरल हो गए हम, राइट. लेफ्ट हैंड राइट हैंड, दो पैर हो गए, इसी तरह से दो किडनी बनाई. तो ये एक नेचर की सिमेट्री है जहां से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ. एंड आंसर इसका एक्चुअली बहुत डीप है, आपके फिजिक्स में चला जाएगा, टू क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स. सो क्वांटम बायोलॉजी में चला जाएगा. हम आई एम नॉट गो इनटू दैट. लेकिन um, आपका सवाल अगर ये है कि दो किडनी क्यों है, तो उत्तर ये है. एक और सवाल भी मन में आ रहा है जो हमसे कई बार मरीज पूछते हैं ओपीडी में, और पूछते जाते हैं कि सर अगर एक किडनी ना काम करे तो क्या हो, और क्या एक किडनी नहीं अगर आए बन के तो क्या हो. तो ये जहन में आया ये सवाल जब आपने ये बात पूछा. तो उसका उत्तर ये है कि हमारी बॉडी जो है वो सिमेट्री फॉलो करती है, राइट. तो 99% ऑफ स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में सिमेट्रिकल है. एक ही स्ट्रक्चर जो एसिमेट्रिकल है थोड़ा सा, वो है हार्ट, क्योंकि वो एक ही है. बाकी सारी चीजें सिमेट्रिकल. और कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि एक किडनी ना काम करे तो क्या हो. कई बच्चे यूं होते हैं कि पैदा ही एक किडनी के साथ होते हैं, जिनको ईश्वर ने एक किडनी बना के ही नहीं दी. और बना के भी दी कुछ बच्चों को अगर एक किडनी, तो 2 महीने से एक किडनी के अंदर कुछ बीमारियां रख दी, जिससे वो स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज नहीं हुई, फंक्शनली ठीक नहीं थी, उनमें सिस्ट थे, साइज अच्छा नहीं था, उनमें नेफ्रॉन्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे उसका डोज कम था, मतलब अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन्स कम थे. तो इस तरह से भी बीमारियां आती हैं. पर एक किडनी से भी अच्छे से रहा जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसके बाद भी, अगर एक किडनी है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. एक किडनी अगर हो किसी की, मनुष्य की, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खतरे में है, प्रोवाइडेड वो किडनी अच्छा काम करे. तो सिंगल किडनी से भी हम 100 साल जी सकते हैं, और दो किडनी से भी हम 100 साल जी सकते हैं. अगर सिंगल किडनी अपने फुल पोटेंशियल पे काम करे तो बहुत अच्छा रहता है. इसके एग्जाम्पल्स वो बच्चे हैं जिनको जन्म से एक ही किडनी प्राप्त हुई, भगवान ने दूसरी किडनी अंदर बनाई ही नहीं. you know you can say God, you can say mother nature. So I call them as fundamental errors of mother nature. I call them as manufacturing defects. यानी कि प्रकृति से बनाने की भूल हो गई, और वो एक किडनी बनाना भूल गई प्रकृति आपके लिए. लेकिन अगर दूसरी किडनी को पूरी क्षमता दी है और सक्षम है, तो ऐसा मनुष्य पूरी 100 साल की जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं. एक और उदाहरण है, कभी कभी आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट्स के बारे में, जहाँ पे कुछ लोग अपनी किडनी दूसरों को दे देते हैं. जैसे कि बच्चा है जिसकी दोनों किडनी खराब थी, उसको ट्रांसप्लांट हमको करना पड़ा, तो हम पेरेंट्स की किडनी लेते हैं, फादर मदर की, ग्रैंड पेरेंट्स की. हस्बैंड की किडनी फेल हुई तो वाइफ ने दी, वाइफ की किडनी फेल हुई हस्बैंड ने दी. तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स जो होता है, तो वहां पे जिसने अपनी किडनी दी उसकी भी तो अब एक ही किडनी हो गई, है. तो भी उस किडनी से वो बंदा पूरे अच्छे से 100 साल की जिंदगी में जी सकते हैं. और रिसर्च ने इस बात को प्रूव किया. इसीलिए दुनिया में ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलते हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, हमारे हॉस्पिटल्स में हर जगह. अगर सिंगल किडनी से खतरा हो रहा होता तो फिर ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी नहीं होता. जहां पर एक आदमी अपनी दूसरी किडनी को क्यों दे, क्योंकि अगर देते ही उसकी जान खतरे में आ जाती है.
तो इन एक्सपीरियंसेस, इस रिसर्च और एनालिसिस से ये बात प्रूव हो जाती है इन दो चीजों से। वो मनुष्य जो एक ही किडनी के साथ पैदा हो लेकिन पूरे हेल्दी रहे पूरे 100 साल तक, वो मनुष्य जिन्होंने अपनी किडनी दूसरे को दान दी जीवन में कभी भी, वो भी अपनी पूरी बाकी की जिंदगी हेल्दी रहे। इससे ये बात प्रूव होती है कि सिंगल किडनी होने से कोई कष्ट नहीं है, हम अच्छे से रह सकते हैं। आपने ट्रांसप्लांट की बात की। अब ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट में कोई एडल्ट कोई बच्चे को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, मतलब किडनी डोनेट नहीं कर सकता। किडनी साइज मैटर करती है उस समय ट्रांसप्लांट के टाइम पे। वैलिड, बहुत बहुत वैलिड बात है। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन बड़ा कॉमनली हमसे ओपीडी में भी पेशेंट्स पूछते हैं और डाउट होता है उनके मन में। तो एक्चुअली में एडल्ट किडनी बच्चों को दी जा सकती है। कोई भी बच्चा जो 2 साल से ज्यादा की आयु का हो और अगर उसकी किडनी खराब हो गई है तो वो किसी एडल्ट से किडनी ले सकता है। सो एक एज क्राइटेरिया यूजुअली मोर देन 2 years एंड अबव, एंड एक वेट क्राइटेरिया मोर देन 9 to 10 kilos एंड अबव, राइट। यानी कोई बच्चा 9-10 किलो का बड़ा हो या 2 साल के ऊपर का हो, तो उसके पेट में इतनी जगह है एब्डोमिनल कैविटी में कि वो नई किडनी को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वहां पर साइज का प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे अनुभव में भी हमने जो जहाँ तक याद आ रहा है, आज से 4.5-5 साल पहले एक बच्ची थी जो 3.5 साल की थी। उसके फादर की किडनी हमने ट्रांसप्लांट करी थी और वो काफी छोटी थी, मात्र 11.5 किलो वजन था उनका। और आज भी वो बहुत हेल्दी है। तो उन्होंने अपने फादर की किडनी पाई और ये पॉसिबल है। हम जो चीज देखते हैं जनरली कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इज इट पॉसिबल कि आप लोग कुछ चीजें मैच करते हैं कि देर आर सम प्रीरिक्विजिट दैट नीड्स टू बी देयर सो दैट हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें? तो वो क्या चीजें होती है जो आप लोग देखते हैं पहले एक पेशेंट में? बिल्कुल। तो देखिए, डोनेशन से पहले मैचिंग तो जरूरी है। सबसे पहले इसमें ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप का रूल है, जो हम खून चढ़ाने में होते हैं, जैसे हम सब ने 10th बायोलॉजी में पढ़ा है ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ एंड ए बी। और एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो उसको दे ही, सेम ग्रुप तो कॉमनली दे सकते हैं आप, लेकिन अक्रॉस द ग्रुप भी दे सकते हैं जब बेमेल हो, आपके मैच नहीं कर रहे हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप के जो मनुष्य होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यानी वो किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं। एंड ए बी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, यानी वो हर किसी से अपना ब्लड ले सकते हैं। ए वाले जो होते हैं वो ए से ही लेते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। बी वाले बी से लेते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ओ यूनिवर्सल डोनर है। तो ये ब्लड ग्रुपिंग का रूल है। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जब हम चढ़ाते हैं किसी इमरजेंसी में किसी मनुष्य को खून, वो फॉलो होता है। सेम यही रूल किडनी ट्रांसप्लांट में भी, सेम यही रूल, राइट। यानी अगर कोई मनुष्य ओ ब्लड ग्रुप का है, वो किसी भी इंसान को अपनी किडनी का दान कर सकता है। और ए भी अगर ब्लड ग्रुप का है तो वो किसी भी इंसान से किडनी ले सकता है। लेकिन अगर ए है तो या तो वो ए से लेगा या ओ से लेगा, और बी है तो वो या तो बी से लेगा या ओ से लेगा। लेकिन सबसे दुख की बात पता है किसके लिए है? ओ के लिए। वो ओ दे सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। और ए भी जो है वो सबसे भाग्यवान है। वो वो सिर्फ देगा तो ए बी को ही देगा, लेकिन वो ले सबसे सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। तो एक तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग, और उसके अलावा थोड़ा सा जेनेटिक मैचिंग भी किया जाता है, जिसको हम HLA मैच कहते हैं। और कुछ एंटीबॉडी टेस्टिंग्स भी की जाती है, ये देखने के लिए कि आपके शरीर में कोई नई आने वाली किडनी के प्रति कोई एंटीबॉडी पहले से रेडी बनी तो नहीं हुई है। अगर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी आपकी बॉडी में पहले से बनी हुई है उस न्यू किडनी के प्रति, तो वो आपकी नई किडनी को ध्वस्त कर देगी, हटा देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो उसको होने से बचाने के लिए हम वो एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं, थोड़े HLA जेनेटिक टेस्ट करते हैं, और एक ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करते हैं। अगर ये 2-3 चीजें सेट हो जाती है, देन वी गिव अ ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड विद द ट्रांसप्लांट। ओके, तो उस हिसाब से बहुत कम लोग बचते होंगे जो कि ट्रांसप्लांट कर सकें और उसमें फिट हो जाए, करेक्ट?
बहुत कम लोग जैसे इस क्वेश्चन को आप दोबारा जरा सा फिल्टर आउट कीजिए। हाँ। जैसे अगर मुझे चाहिए तो डोनर हो सकता है मेरे पास में 10 हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 या 2 ही हैं जो कि एक्चुअली जिनकी किडनी मुझ में ट्रांसप्लांट हो सकती है। तो ऐसे कम ही लोग बचे थे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ब्लड ग्रुप क्राइटेरिया आ जाएगा, उसी में कुछ लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे, फिर आपका जेनेटिक क्राइटेरिया आ जाता है, और फिर एंटीबॉडीज भी चेक होती हैं, तो ऐसे में कम हो जाती है। ओके, और अगर मैं इसी हिसाब से पूछूं तो कितना परसेंटेज चांसेस है दैट दैट द पेशेंट विल डाई बिकॉज उसको डोनर नहीं मिला सही? हाँ, ये तो बहुत एक्चुअली मैं दिस इज अ सैड पार्ट इन आवर कंट्री, डिजीज बर्डन बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली में अगर कोई मनुष्य हो, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई है और अब वो डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस पे तब तक रखा जाता है जब तक हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर देते। सो डायलिसिस इज नॉट द आंसर, डायलिसिस इज जस्ट अ ब्रिज, राइट? एक तरफ आपकी दोनों किडनी चालू थी, फिर आपकी किडनी खराब हो जाती है, और फिर उसके बाद अब आपको ट्रांसप्लांट चाहिए, नई किडनी आपको चाहिए। उस दरमियान जो आपका रास्ता है, उसको डायलिसिस से पार किया जाता है। तो कोई अगर ऐसा मनुष्य है जो जिसकी दोनों किडनी अब खराब है, अब उनको डायलिसिस की जरूरत है जीवित रखने के लिए, और जब तक किडनी नहीं मिलती, तो हर 5 साल में 30 से 40% ऐसे मनुष्य की डेथ हो जाती है। So this is the answer to your question. कि 30 to 40% of human beings who are on dialysis and who do not get a transplant within 5 years of starting dialysis, they have a chance of dying. 30 to 40%. ये डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में कि ऐसे अनगिनत लाखों लाखों विभिन्न शहरों में लोग हैं जो अपने जिनको डोनर नहीं मिल रहा है, और वो अपने ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस वक्त आई वुड टेक यू टू अनदर साइड ऑल्सो, अब क्योंकि बात चली है तो आपने दिल छू लिया हमारा इस बात को कह के, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि दान नहीं करते लोग, राइट? क्योंकि डर है उनके मन में। पहला डर ये है कि मैंने अपनी किडनी दी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो मेरी सिंगल किडनी हो जाएगी, और मेरी सिंगल किडनी हो जाएगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं अपना वो करूंगा। तो हमने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा नहीं है, सिंगल किडनी से भी आप अच्छा जी सकते हैं। दूसरा, भारत सरकार के कुछ प्रोग्राम हैं जिसको हम डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम कहते हैं, यानी अगर कोई मनुष्य जिसकी ब्रेन डेथ हो जाए किसी एक्सीडेंट में, या कोई ब्रेन इंजरी में, या ब्रेन ट्यूमर होके ब्रेन डेथ हो जाए लेकिन बाकी अंग काम कर रहे हैं, तो ऐसे मनुष्यों के अंगों को निकाल के हम दूसरों को लगा सकते हैं, जैसा आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा, राइट? जिसके लिए हम कहते हैं ऑर्गन डोनेशन, हमने प्लेज किया हुआ है कि अपने परिवारों को हमने बता के रखा हुआ है कि भाई अगर कभी ऐसा मेरे साथ हो जाए तो मेरा अंग किसी जरूरतमंद को मेरे जाने के बाद जरूर दे दिया जाए। तो वो जरूर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता हमारे कंट्री में, और जिसके कारण लाखों लोगों की लाइन लगी पड़ी हुई है, और वो सब उस 30-40% ब्रैकेट में है जिसके बारे में आपने सवाल पूछा कि अगर ट्रांसप्लांट उनका नहीं हुआ तो वो ज्यादा दिन नहीं चलता। ये बहुत ही सैड पार्ट है, बिकॉज अवेयरनेस की भी लोगों को कमी है और लोगों की थिंकिंग भी उसी तरीके की बनी हुई है। आई डोंट नो किस तरीके का है, मतलब उन लोगों को बॉडी से कुछ ज्यादा ही अलग तरह का लगाव है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा बॉडी पार्ट्स डोनेट हो जाए आफ्टर माय डेथ, माय पेरेंट्स डजंट वांट दैट। वो एक सबसे बड़ा इशू अलग है। तो यही इसी चीज को हम नेफ्रोलॉजिस्ट समय समय पे मीडिया फोरम्स में या अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बोलते रहते हैं। वर्ल्ड किडनी डे एक मनाया जाता है, एक वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, जिसके अंदर ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये 2 दिवस बनाए गए हैं, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे एंड वर्ल्ड किडनी डे, तो हमारा किडनी का है। तो उसमें यही अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाई जाती है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई यंगस्टर है, अनफॉर्चुनेटली किसी बाइक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट पे बहुत जोर से ब्रेन पे चोट लगी, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन डेथ हो गई, डिक्लेयर हो गया, और वो एक नेक इंसान था जो चाहता था कि मेरे जाने के बाद मेरे अंगों को किसी को दिया जाए, लेकिन उनके पेरेंट्स या रिलेटिव से मना कर देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये फैक्ट है, ये होता है।
और ये क्यों करते हैं मना, उसके पीछे भी आपको रीजन बताना चाहूंगा मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सोचा जाता है कि अगर आप किसी अंग के बिना जला दिए गए तो अगले जन्म में आप उस अंग के बिना डेफिशिएंटली पैदा होंगे। Doesn't make any लेकिन sense. ये है और ये मिथ्या है और लोग इसको मानते हैं। तो उनका ये है कि जब जब अंत्येष्टि हो, यानी जब क्रमेशन हो, फ्यूनरल हो, तो जो आपकी पूरी बॉडी इंटैक्ट थी उसको इंटैक्ट ही बर्न किया जाए, ताकि आपको अगले जन्म में सारे ऑर्गन्स वापस इंटैक्ट मिले। एंड दैट आई ऑलवेज से, हेवंस डोंट नीड आवर ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स आर नीडेड ऑन अर्थ, नॉट इन हेवंस। ऊपर ले जाके क्या करोगे आप अपनी किडनी? अगर जब यहीं पे गेम ओवर हो गया है, अगर ईश्वर ने कर दिया है, तो भाई ठीक है, किसी का तो भला कर दें, राइट? सो हेवंस डोंट नीड आवर ऑर्गन। आपने बोला कि किडनी डोनेट करना है या फिर बॉडी ऑर्गन डोनेट करना है, बट कहाँ डोनेट करें? लाइक ऑनलाइन इफ आई सर्च कि ऑर्गन डोनेशन, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, बट वो कहाँ पर? किसी वेबसाइट, किसी फोरम पे ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको कहीं पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको कहीं पे कोई सर्टिफिकेट भी लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको इसका रियलिटी बताते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है। होता ये है कि आपको इसको अपने नियर एंड डियर वंस को बता के रखना होता है, जैसे आपके माता पिता, आपकी वाइफ या आपके बच्चे, क्योंकि वही आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अगर हमको कुछ हो तो हमारी वाइफ या हमारे बच्चे या हमारे, अगर आपकी शादी हो गई है तो वाइफ ही फिर डिसीजन लेगी, या वाइफ अगर है तो हस्बैंड डिसीजन लेगी, करेक्ट? अगर वो नहीं है तो आपके बच्चे, आपके नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं, उनको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, जब कोई किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में, जहां पर ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट्स होते हैं, प्रोग्राम है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, वहां पर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। और नॉर्मली इस तरीके के जो मरीज होते हैं जो ब्रेन डेड हो गए, वो इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं, यानी आईसीयू में होते हैं। तो जो आईसीयू के डॉक्टर होते हैं, वो इसमें अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो जाके पूछते हैं ऐसे मरीजों के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से कि जो आपके जो रिलेटिव हैं, जो इनको साथ ऐसा हो गया है, उनका ब्रेन डेड हो गया है, क्या आप उनके अंगों को दान करना चाहेंगे? यहां से आपका गेम शुरू होता है। अगर आपके उन रिलेटिव, जिनको ये बात पता थी, जिनको आपने पहले बताई थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे अंग आप उनको दान करिएगा, तो वो बात उस समय रिलेटिव के फादर, मदर, वाइफ या चिल्ड्रन के दिमाग में आती है कि कभी इन्होंने अपनी एक बहुत ही नोबल इच्छा और एक बड़ी प्यारी सी बात इन्होंने कही थी, तो आज उस इच्छा का मान रखने का वक्त आ गया है। फिर वो वहां पर साइन कर देंगे कि भाई आप इनके अंग ले लीजिए। तो एक्चुअली में आपने अगर किसी भी वेबसाइट पे लिख के दिया हो, आपने ईमेल्स भी लिखी हुई हो, आपने गवर्नमेंट को भी ईमेल लिखा हो कि मेरी मृत्यु, ब्रेन डेथ होने के बाद मेरे अंगों को दे दिया जाए, आपने एफिडेविट बनवाया हो, उसका कोई मान्य नहीं है। सिर्फ मान्य आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का है, जिसको उस क्षण में फैसला लेना है कि आप आपके अंगों को किसी और को दिया जाए। और वो रिलेटिव क्यों फैसला लेगा? क्योंकि आपने कभी अपनी इच्छा मृत्यु से पहले उनसे डिस्कस की। तो इसमें ना कोई वेबसाइट, ना कोई एफिडेविट, ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए आपने ईमेल लिखा भी है और मैं एज अ रिलेटिव या जो भी रिलेटिव है वो कह दे नहीं हम नहीं देना चाहते, वो ईमेल, वो आपका एफिडेविट सब इनवैलिड। लेकिन आपको एक चीज और बताते हैं, एक कंट्री है ऐसा जहां पर आपकी मृत्यु के बाद आपका शरीर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपको पता है कौन सा? कोई, Which country? स्पेन। Oh, स्पेन में किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो तो जो सरकार, आपका जो शरीर है अब वो सरकार के हाथ में, राइट? आप उसमें हाँ या ना नहीं कह सकते।
अगर आपके ऑर्गन्स वाइटल हैं और किसी मनुष्य के यूज में जा सकते हैं तो वो ले लो। हमारे कंट्री में ये पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हुई है और I don't think शायद so that would be possible. इसके लिए इसके लिए बहुत आगे की सोच चाहिए और बहुत इवॉल्व होना है, तब जाके लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो हम अपने अपने धर्मों में, अपनी जातियों में और अपने भेदभावों में ही उलझे हुए हैं। Since childhood, we have heard this particular thing that we should drink water as much as possible to keep ourselves healthy. So, what is your take on this? तो ये एक ड्रिंक एज मच एज वाटर, यही है ना आपका क्वेश्चन, राइट? तो वो एज मच एज तो क्या है उसकी लिमिट? इनफाइनाइट? It's generally, whenever I discuss anything similar to this with any doctor, he or she suggested me to drink at least 3 to 4 liters of water per day. तो So, do you think like how much amount of water should we हाँ, drink? तो ठीक है, आप 3 to 4 लीटर्स एक एडल्ट के शरीर पे ठीक है। आई वुड नॉट से कि वो ज्यादा है, आई वुड नॉट से वो कम है। और बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि ये 3 4 लीटर्स का नंबर कहाँ से आया, राइट? फंडामेंटल, राइट? हमें ये जानना है ये नंबर कहाँ से आया और क्या ये 3 4 लीटर्स हर जगह पे वैलिड है? तो फंडामेंटल क्या है? अगर मान लीजिए आपको हम इस समय हिमाचल प्रदेश भेज दें, जहां पर टेम्परेचर होगा से 5 डिग्री 6 डिग्री, राइट? उस टाइम पे अगर आप 3 से 4 लीटर पिएंगे तो वो क्या लगता है आपको, ज्यादा होगा या नॉर्मल होगा या कम होगा? मेरे हिसाब से ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। तो वही लॉजिक है। तो पहला फंडामेंटल ये है कि आपकी ज्योग्राफी क्या है, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर बहुत गर्मी है, जहां पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है आपकी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है वहां पर, तो डेफिनेटली आपका इंटेक बढ़ जाएगा। लेकिन आप ऐसे कोल्ड एनवायरनमेंट में हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, आप स्वेट नहीं कर रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, सो आई थिंक वहां पे 1 से 2 लीटर भी आपके लिए काफी रहेगा। तो 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आप कहाँ पर हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका सिटिंग जॉब है, आप एथलीट हैं, आपका फील्ड जॉब है, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं कहीं पर, मेट्रो प्रोजेक्ट में या किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या आप डेस्क जॉब पे हैं, और तीसरा आपका बॉडी साइज क्या है, राइट? तो ये 3 एंगल्स को लिया जाता है। तो ये एक ब्लैंकेट रूल आजकल बना हुआ है कि बहुत ज्यादा पानी पिए। 3 से 4 लीटर जो आपने बोला, ओके, आई एम ओके विद दैट। बट कुछ लोग 7 7 8 8 लीटर भी पी रहे हैं पानी आजकल, और वो बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि आप जितना एक्स्ट्रा पानी पिएंगे वो पानी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। तो एज अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, क्योंकि हम तो बच्चों के किडनी के डॉक्टर हैं, हम क्या देखते हैं, माँ बाप बच्चों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। हर बच्चा एक पानी की बोतल लेके घूम रहा है और थोड़ी थोड़ी देर में माँ बाप उसको चुस्कियां लगवा रहे हैं। सर्दी के मौसम में बच्चे को प्यास लग नहीं रही है, फिर भी उसको पिलवाया जा रहा है। तो साइंस कहती है थर्स्ट बेस्ड ड्रिंकिंग, यानी आपकी प्यास पे आधारित पानी पीना है उसको। और पानी जो है वो विभिन्न रूप से जाएगा आपके शरीर में। जैसे आपने कभी जूस पी लिया, आपने दूध पी लिया, आपने कुछ रसम सांबर, आपने कुछ टी कॉफी पी, तो ये सारे जो बेवरेजेस हैं वो भी तो वाटर एज अ मॉलिक्यूल H2O को लेके आते हैं, राइट? तो ये जो पानी है वो खाली विजिबल वाटर नहीं है जो बॉटल में आता है, पानी वो भी है जो हिडन फॉर्म में हमारे जाता है। जूसी फल, आपने इतना बड़ा एक संतरा खा लिया 150 ग्राम का, तो वो तो लिक्विड ही था पूरा, राइट? तो विभिन्न in different ways body will collect the water from different sources which is a molecule as an H2O। और हमने एक फनी चीज सुनी है कि कई बार कुछ इंडस्ट्रीज में, आईटी में स्पेशली, वहां पर डेस्क में छेद कर दिए गए हैं और बॉटल्स घुसा दी जाती हैं, और सब एक पेऑन रखा हुआ है जिसका काम है हर 2 2 घंटे में बॉटलें भरते रहना, और आदेश में है तो वो पीते रहो पानी,
और जितना आप पियोगे उसके बाद आप जाके बाथरूम ही जाओगे। तो देर हैज टू बी एन ऑप्टिमल ड्रिंकिंग। एंड साइंस ये नहीं कहता कि आप जरूरत से ज्यादा पीजिए या कम पीजिए, ऑप्टिमल ड्रिंकिंग एंड फंडामेंटल्स आर फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरनमेंट, आपका बॉडी साइज, राइट, एंड ये फंडामेंटल। सो यही डिफरेंस है कि ऑप्टिमल और ड्रिंकिंग टू मच में, कि जितना आपको प्यास लगे आप उतना पियो। बिल्कुल There is no metrics as such that you have to decide, okay, 2 liters, 3 बिल्कुल liters, 4 liters. बिल्कुल लोग एक्चुअली इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को आप लेके किसी भी डॉक्टर के पास में चले जाओ, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ओके आप पानी कितना पीते हो, ओके 2 लीटर्स, तो बहुत कम पी रहे हो। नहीं तो And this is हाँ a तो real example, you know, I mean this has actually happened with me. I told that doctor कि मुझे प्यास ही नहीं लगी है, तो फिर मैं कैसे पीऊँ? तो he was like कि तो आपको कैसे पता आपको कितनी प्यास लगी है? या आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है आपको कैसे पता? तो I was like, okay, I'm not the expert. So whatever you say is okay for me. देखिए देखिए, प्यास और भूख, राइट, दैट मीन्स intake of water and satisfying hunger, ये दोनों प्रिमिटिव अर्ज हैं, राइट। प्रिमिटिव अर्ज मतलब इसके लिए सोचना नहीं होता। ये जो प्रिमिटिव अर्ज है ये सारे एनिमल्स को मिली हुई है, चिड़िया को मिली हुई है, शेर को मिली हुई है, डॉग को मिली हुई है, करेक्ट। हाँ? आप किसी गर्मियों के दिनों में आप कभी वहां जाइए, ये क्या होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो वहां पे जो आपके जो वो होते हैं क्या कहते हैं, घुमाते हैं हम लोगों को, वो जो सफारी वाले, जो वन विभाग के जो लोग होते हैं, तो वो आपको कहाँ ले जाएंगे वहां पे, अगर आपको पानी पीने टाइगर वाली देखना जगह है है जहाँ पानी पीने आते वो होंगे। आपको ले जाएंगे, हाँ, वहां पे जहाँ पानी पीने आए, वो एक छोटी सी झील होगी और उनको पता है यहीं पर आएगा गर्मियों के दिनों में। क्यों आएगा वहां पे? क्योंकि वो क्या सोच के आ रहा है। हाँ, तो ये प्रिमिटिव अर्ज है। तो शरीर से मल और मूत्र का निकलना प्रिमिटिव अर्ज है, यानी सुषुम्ना और पॉटी का पास होना, और भोजन को ढूंढना वो भी एक प्रिमिटिव अर्ज है, राइट, पानी और भोजन को ढूंढना। अगर कोई 7-8 लीटर डेली पी रहा है तो उससे भी किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता, मतलब ऐसा नहीं है कि किडनी घायल हो जाएगी आपकी, तो वॉशरूम जाने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, ओके। तो आप बार बार जाएंगे, राइट। राइट। हाँ, एक चीज और है, उसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो यानी कि अगर आपने किसी छोटे ड्यूरेशन में, जैसे विद इन फ्यू आवर्स, आपने 7-8 लीटर पानी पी लिया, एक दिन में पिया फिर भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए आपने 3-4 घंटे में 7-8 लीटर पानी पी लिया, तो क्या होगा, आपका जो केमिस्ट्री है बॉडी की वो डाइल्यूट हो जाएगी, और डाइल्यूट होके जैसे आपके जो सोडियम है वो एकदम से कम हो जाएगा, और सोडियम अगर कम हुआ तो फिट्स आने के चांस होते हैं, यानी दौरे आ सकते हैं, ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, ओके। आदमी गश खाते गिर सकते हैं। हम्म। तो 7-8 लीटर पानी अगर आप एक दिन में गैप्स में पी रहे हैं तो थोड़ा सा बॉडी कॉम्पनसेट कर लेगा, क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा। सो सर, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी, ठीक है, एंड यू आर अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, तो आपके पास बहुत सारे किड्स एज अ पेशेंट आते होंगे। कितने ऐसे पेशेंट रहते हैं, लाइक परसेंटेज वाइज कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम ये बहुत कम सुना है मैंने पर्सनली, बट क्योंकि आप इसे डेली देख रहे हैं, आपको पता होगा कि कितने परसेंटेज बच्चे जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है। बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज इसका जो डेटा है वो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, ओके। क्योंकि हम निकाल ही नहीं सकते डेटा, है ना। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम अपने हॉस्पिटल का डेटा निकालें, और बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और मान लीजिए एक दिन में कुछ 500-600 मरीज आ रहे हैं बच्चे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, तो उसमें कितने परसेंट मरीज हैं जो किडनी की बीमारी लेके हमको दिखाने आ रहे हैं। आई कैन टेल यू विद दैट डेटा, विच इज अ रफ डेटा, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री मतलब डेटाबेस नहीं है, और वो होना चाहिए आइडियली।
लेकिन उसके लिए क्या है, सारे हॉस्पिटल को लिंक करना पड़ेगा आपको पूरे देश में, एक महा डेटाबेस बनाना पड़ेगा, जो अभी तो संभव नहीं है। लेकिन एक छोटा डेटा आपको दे सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे हॉस्पिटल में पर डे 500 से 600 मरीज आते हैं, तो उसमें 10 से 15% मरीजों बच्चों को किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, विच इज अ हाई नंबर। क्योंकि जैसे आपने बोला कि आपने सुना नहीं, इसका मतलब इट वुड बी इन डेसिमल्स, कभी किसी से सुन लिया। जी जी। अगर इफ आई टॉक अबाउट द हॉस्पिटल डेटा, हमारे हॉस्पिटल में तो 500-600 बच्चे जो ओपीडी अटेंड कर रहे हैं, उसमें से कुछ हार्ट के होंगे, कुछ लीवर के होंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट बीमारी ब्रेन के होंगे मरीज, उसमें किडनी के बच्चे 10 से 15। ओके, 50 से 80 बच्चे कुछ किडनी के रहते हैं। ओके, तो और वो जनरल एज क्या रहती है, या फिर स्कैटर्ड अराउंड द एजेस रहते हैं, ऐसा कुछ है? उसको जनरल एज में आप नहीं डाल सकते। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं जो बिफोर बर्थ से आ जाती हैं, और फिर वो फर्स्ट 3-4 ईयर्स में रहती हैं। कुछ बीमारियां बर्थ से नहीं आती हैं, वो शुरू ही होती हैं 4-5-7-6 साल की उम्र में। फिर कुछ किडनी की बीमारियां बिफोर 10 नहीं होती, 10th बर्थडे के बाद आती हैं, निकल के आइडेंटिफाई होती हैं, या दे डेवलप कुछ एडोलेसेंस एज में आती है। सो वी हैव ब्रैकेट्स बिफोर बर्थ, टॉडलर्स, देन चाइल्डहुड, देन प्री टीन, एडोलेसेंस, ऐसे करके ओके, तो क्या इन्फेंट्स कहते के भी प्रॉब्लम रहती है किडनी की, मतलब? हैं। ओ, काफी अच्छी तरह तो इसका रीजन क्या है कि छोटे बच्चों में ऐसा क्यों है, लाइक इन्फेंट्स हैं, उनकी न्यू बॉडी है, सब कुछ फंक्शनिंग अभी शुरू ही हो रहा है, तो फिर बेसिक रीजन क्या है कि क्यों हो रहा है ये से। वाह, ऐसा? हाँ, अ, बिल्कुल भवेश, एकदम फादर मदर की तरह बात कर रहे हो। हाँ? क्योंकि हाँ, अभी तो सो यंग ऑल ऑफ यू, तो बट बिल्कुल यही क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि सर ये मेरा बच्चा है, और ये तो अभी पैदा हुआ है, और ये तो बिल्कुल फ्रेश बॉडी है, तो क्यों ये किडनी की प्रॉब्लम? तो देखो, ऐसा नहीं है कि किडनी की प्रॉब्लम सिर्फ थकी हारी, डिजेनरेटेड, डिग्रेडेड, बुढ़ापे वाली शरीर में ही होता है, करेक्ट? तो ये वो क्राइटेरिया नहीं है, हाँ, कि फ्रेश में होना नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि किडनी डिजीज जो है वो एक डेप्रिशिएटिंग डिजीज है, जैसे कोई एक एसेट हो, कार है हमारी, जो अब बुजुर्ग हो गई, तो अब उसके इंजन में से आवाज आने लगी, उसके दरवाजे में से आवाज आने लगी, ऐसा नहीं है, राइट? आपकी ब्रांड न्यू कार जो आप खरीद के लाए हो, अगर उसके अंदर मदर नेचर ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट डाल दिया, यानी आपका जो जो स्ट्रक्चर्स जो कोड होने थे इन अ वे जैसे बन के आने थे, और हमारे जो मास्टर कोडर ने, जो यानी ईश्वर कह लीजिए या मदर नेचर कह लीजिए, उन्होंने उसकी कोडिंग ठीक से नहीं करी, वो जो बच्चे आएंगे छोटी उम्र में, वो डिफेक्ट लेके आएंगे। एंड यही इसका रीजन है। तो जब हमारे ये सारे जो डिफेक्ट होते हैं जो बहुत कम उम्र में आते हैं, दे आर रिटन इन द डीएनए ओनली। और डीएनए कब बनता है हमारा? जब फादर का स्पर्म मदर के ओवम से फर्टिलाइज करता है, तब एक नया लाइफ का सृजन होता है, एक न्यू लाइफ इवॉल्व होती है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारा नेचर जो है या ईश्वर है, वो एक नया कोड लिखता है उस बच्चे का। वहां पर जो नए कोडिंग में कोडिंग एरर हो गई, तो प्रॉब्लम, राइट? और आई कीप, थोड़ा सा हम मन हल्का करने के लिए, जब पेरेंट्स बेचारे हमारे चेंबर में उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तब हम उनको बस थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए कहते हैं कि ये आपके वश में नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जिसपे आपने नहीं, ऊपर वाले ने किया, और इसमें किसी का दोष नहीं है। और ऊपर वाला कई बार बिना क्यूसी किए भी भेज देते हैं, हाँ? आपको भेजने से पहले क्यूसी करना है ना ऊपर वाले को, राइट? मदर नेचर को, तो क्वालिटी चेक किया नहीं, सीधे आउट, राइट? अब बाहर आके वो जो माल फंक्शन शुरू, राइट? अब वो माल फंक्शन को ले लेके बेचारे पेरेंट्स घूम रहे हैं, फिर हम जैसे कुछ फिजिशियंस आ जाते हैं सीन में, जो पता लगाते हैं और उन माल फंक्शंस को रेक्टिफाई करते हैं। तो कोडिंग करे कोई और, क्यूसी भी ना करे, और देखना फिर हम लोगों को पड़ता है।
लेकिन ठीक है, यही हमारा सौभाग्य है जो कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए कोई एक न्यू इन्फेंट है, मतलब इन्फेंट है, सॉरी, और उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी किडनी में, तो क्या उसको फिक्स उस समय करने के बाद लाइफ लॉन्ग ऐसा कुछ प्रॉब्लम आते रहेगा, या फिर अगर एक बार फिक्स हो गया तो फिर कुछ नई डिजीज आएगी, नॉट एज फिक्स? कैसा सीन क्या रहता हाँ, तो देखो, मल्टीपल टाइप्स होते हैं इसमें, इसको एक आंसर में बांध पाना बड़ा मुश्किल है ना भविष्य? तो बिकॉज बीमारियों का स्पेक्ट्रम बहुत 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 लार्ज है, बट आई विल डिवाइड देम इनटू स्ट्रक्चरल डिजीज एंड नॉन स्ट्रक्चरल डिजीज। तो स्ट्रक्चरल डिजीजेज जो होती हैं, जो रिपेयरेबल हैं इन अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ, अगर हम उनको छोटी उम्र में रिपेयर कर ले जाएं तो फिर पूरी लाइफ अच्छी रहती है, 90% कुछ नहीं होता और एक नॉर्मल हेल्दी मनुष्य की तरह हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल डिजीज भी ऐसी होती हैं जो अपने साथ इरिवर्सिबल डैमेज लेके आती है। तो हमने डिजीज को तो ठीक कर दिया, लेकिन उसके कारण जो किडनी पे इरिवर्सिबल डैमेज हुआ, वो थोड़ा सा उस बच्चे को उसके साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है। है? ओके, एज ए पेरेंट, how can I detect the early signs that a kid is having any kidney problem? इसके लिए क्या है कि पेरेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए। कुछ तो सिम्टम्स हैं जो ऑब्वियस होते हैं और कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हिडन होते हैं। आपका जो बच्चे हैं उसके शरीर पे सूजन आ जाए, पलके सुबह सुबह उठने पे भारी होने लगे, अम, बच्चा अचानक ही मोटा सा दिखने लगे, विद इन स्पैन ऑफ 1 और 2 वीक्स हेवी लगने लगे, यूरिन थोड़े ब्राउन कलर का आ रहा है, रेड कलर का आ रहा है, अम, बच्चा बहुत ही डल और लिथार्जिक रहने लगे, तो ये ऑब्वियस सिम्टम्स है जहां पर पेरेंट्स को तुरंत अलर्ट होके पहुंचना चाहिए डॉक्टर्स के पास। लेकिन कुछ हिडन होते हैं, हिडन होते हैं मतलब जहां पे चुप से बैठी है किडनी अपनी बीमारी लेके, कुछ ऑब्वियस नहीं कर रही और पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। वो क्या है, वो जानने ज्यादा जरूरी है। जैसे बच्चे का हाइट वेट अटक जाना, पिछले साल अप्रैल से 24 से अप्रैल 25 तक मात्र 1 या 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ना, बोन्स में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाना, बच्चे का एक्सेसिवली प्यासा होना, अचानक ही कुछ जरूरत से ज्यादा यूरिन करना, या हल्का सा बच्चा जमीन पे गिरा और हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो जाना, ये भी हिडन किडनी प्रॉब्लम्स की निशानियां होती है। और एक बहुत कॉमन है, रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना। तो कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, हाँ ठीक है, हो गया होगा, जैसे गले का हो जाता है, कान का हो जाता है, आंख का हो गया। लेकिन एक बार हुआ कोई बात नहीं, बार बार क्यों हो रहा है? किसी भी बच्चे को जो बिलो 4-5 इयर्स है, अगर एक भी बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो उसका पूरा चेकअप होना चाहिए, पता लगाने के लिए कि कोई स्ट्रक्चरल डिजीज तो नहीं है अंदर। और उसको अगर 2 बार हो जाए, मोर देन 5 इयर्स, या किसी भी एज में सेकंड टाइम हो जाए, तो जरूरी है। तो यूरिन इन्फेक्शन को कभी इग्नोर नहीं करना। तो ये हिडन सिम्टम्स है। आपने डिजीज के बारे में बात की, कई सारे किडनी रिलेटेड डिजीज के बारे में बात की, जिनमें से एक है किडनी स्टोन भी, जो बहुत कॉमन है। तो आप बताइए कि क्या होता है किडनी स्टोन?